हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। हम संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, ये सभी हम यहाँ पे जानेंगे। और कुल कितनी अनुसूची हैं तो हम आपको बता दें, अभी तक हमारी कुल अनुसूची 12 हैं। कुल कितनी हैं? कुल 12 हैं। तो यहाँ पे हम पहला ही स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है, ये सभी हम बातें यहाँ पे बताएंगे आपको। तो देखिए, जो प्रथम अनुसूची है इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 1 और जो अनुच्छेद हमारा 4 है, कौन सा? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है। अब देखिए, आपको जानना जरूरी होगा कि हमारा जो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 क्या है। तो इसके लिए आपको हमारा एक वीडियो है जिसमें हम आपको बताए हैं प्रथम अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद में हम 1 से लेकर 4 तक राज्यों के संघ के बारे में बताए हैं, जो हमारा भाग 1 है। तो आप सब उसे देख लीजिएगा, जो हमारा पहला ही वीडियो था। देखने के बाद आप इसे देखिए, क्योंकि आपको कम से कम ये तो मालूम चलेगा कि इसमें जो हम अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की बातें बोल रहे हैं वो क्या हैं। तो आप उन्हें उस वीडियो को देखने के बाद ही अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 4 में क्या किया गया है, इसमें कौन से प्रावधान बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला अनुसूची आपको बता दें कि अनुच्छेद में क्या लिखा गया है इसमें, कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है। और इसमें बातें कही गई हैं कि भारत के राज्यों, अब देखिए भारत के राज्यों, आपको पता होगा राज्य के मतलब हम बता दें तो कुछ जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, ये सभी राज्य हैं। तो भारत के राज्य एवं संघ शासित है। संघ शासित मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो वही बोला गया है कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम, इन सभी के नाम, क्षेत्रों के नाम के बारे में। अब जैसे हम बता दें कि जैसे उत्तर प्रदेश है तो इसका नाम उत्तर प्रदेश है ना, तो ये जो उत्तर प्रदेश जो नाम है वो हमारा प्रथम अनुसूची में लिखा गया है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो राज्यों के नाम हैं वो किस अनुसूची में है, तो जो राज्यों के नाम है वो प्रथम अनुसूची है। किसमें है? प्रथम अनुसूची। इसमें क्या लिखा गया है कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों, क्या है, भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम और सीमाएं। और इसमें क्या है, नाम और सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र, एवं क्या है, न्यायिक क्षेत्र, क्षेत्र के प्रावधान इसमें बताया गया है कि द्वारा इसमें जो इसमें लिखा गया है वो उन सभी को बताया गया है। कौन कौन है? भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम, सीमाएं, न्यायिक क्षेत्र, मतलब न्यायिक क्षेत्र मतलब कानूनी व्यवस्था जो है, उन सभी के बारे में अनुच्छेद 1 अनुसूचियाँ 1 में प्रथम में प्रावधान दिया गया है या बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो दूसरी अनुसूची हमारी क्या है, कौन सी दूसरी अनुसूची, ये तो हमारी पहले थी। यहाँ पे हम सीधे लिखते हैं दूसरी अनुसूची। अब देखिए, दूसरी अनुसूची में क्या आपको बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि इसमें वेतन भत्तों के बारे में बताया। अब किसके वेतन भत्ते हैं? वेतन भत्ते मतलब उन्हें दी जाने वाली वेतन। जैसे संवैधानिक पदों पर, जैसे हुआ राष्ट्रपति, इन सभी को वेतन तो दिया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें वैसे ही रखा गया है। तो इन्हें जो वेतन मिलता है वही इस प्रावधान में बताया गया कि दूसरी सूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकार, कौन? आसीन पदाधिकार। अब देखिए, आप सोचेंगे कि हम पदाधिकारी हूँ, आप सोचेंगे कि हम ये क्यों लिखा है। जैसे इसमें क्या हुआ, आप सोचेंगे कि हम भी तो किसी पद पे उपस्थित हैं। आप अगर कहीं के समझ लीजिए लेखपाल हैं तो आप भी तो उस पद पे हैं। तो आप सोचेंगे कि हमारे वेतन के बारे में इस मतलब दूसरी सूची में लिखा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की वेतन भत्ते का विशेषाधिकार है, मतलब उनके वेतन भत्तों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान है। अब देखिए कौन कौन, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के मतलब से पूछे कि कौन कौन है जिनके मतलब वेतन भत्ते के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो आप लिख सकते हैं जैसे राष्ट्रपति हुआ, कौन? राष्ट्रपति, और राज्यपाल,
इनको जो वेतन दी जाती है उसके बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। लोकसभा के कौन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और राज्यसभा के भी, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया, और राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। वहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, वहाँ पे सभापति और उपसभापति होता है। कौन कौन होते हैं? सभापति और दूसरा कौन? उपसभापति। इन सभी के वेतन भत्ते के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष और कौन है? उपाध्यक्ष। देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कभी काल इससे मेंस में हाई लेवल पे मतलब क्वेश्चन पूछे जा कि इसमें कौन कौन से हैं जिन्हें दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे करके मतलब ऑप्शन दे सकता है। तो आपको उसमें जानना जरूरी है कि कौन कौन किसके किसके वेतन भत्तों के बारे में दूसरी सूची में बताया गया है। तो कौन कौन है यहाँ पे? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्यों के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। इन इतने लोगों के वेतन भत्तों के बारे में दूसरी सूची में बताया गया है। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किन के बारे में हम बात की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब देखिए हमारी तीसरी जो अनुसूची है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या बताया गया है। तीसरी सूची में बताया गया है कि शपथ मतलब शपथ ग्रहण का उल्लेख है, मतलब है पद ग्रहण के समय, पद ग्रहण जब वो अपना पद ग्रहण करते हैं, मतलब चुनाव होता है उसके बाद फिर अपना वो पद ग्रहण करते अगर जीतते हैं तो उस समय उनको शपथ दिलाई जाती है। पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो आपसे पूछता है कि शपथ का दिलाने का जो उल्लेख है वो किस में है, किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ है, शपथ ग्रहण का, वो इसमें उल्लेख किया गया है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि कौन कौन लोगों को शपथ दिलाया जाता है। अब हर एक नागरिक को तो थोड़ी ना शपथ दिलाएंगे, उनको भी तो मतलब सरकारी नौकरी दी जाती है, तो क्या हर एक नागरिक को हम शपथ दिलाएंगे? नहीं। इसमें कुछ विशेष हैं जिनको हम शपथ दिलाया जाता है, उनको पद ग्रहण करते समय शपथ दिलाया जाता है, जैसे राष्ट्रपति हैं, इन सभी को। लेकिन यहाँ पे जानना ये जरूरी है, क्या सभी के शपथ ग्रहण का उल्लेख इसमें है? तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो आपको देखिए जानना ये जरूरी है कि कौन सा नहीं है, क्योंकि कभी कभी मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची के तहत है कि नहीं। तो आपको वहाँ पे सत्य या असत्य पे लगाना रहता है, तो वहाँ पे असत्य है, क्योंकि जो तीसरी अनुसूची है इसमें हम आपको बता दें राष्ट्रपति कौन, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का विवरण तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। मतलब इनके शपथ ग्रहण का जो विवरण है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि किसमें दिया गया है, इसमें तो नहीं दिया गया, तो किसमें दिया गया होगा? तो ये किस में दिया गया है? ये जो राष्ट्रपति का है वो अनुच्छेद 360 में, किस में है? अनुच्छेद
60 में, सॉरी अनुच्छेद 60 में है। किसमें है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के प्रावधान के बारे में शपथ ग्रहण के, और जो उपराष्ट्रपति हैं उनका है यहाँ पे अनुच्छेद 69 में। किसमें? अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के प्रावधान के बारे में। और जो 159 है इसमें राज्यपाल के शपथ ग्रहण के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो आपको जानना ये जरूरी होगा कि अनुच्छेद 360 में क्या है, अनुच्छेद 3 यहाँ पे 69 जो है इनमें क्या दिया गया है। तो इनमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने का उल्लेख दिया गया है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके शपथ ग्रहण का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो कौन कौन है? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं। इनके शपथ जो ग्रहण करने का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपको पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग होंगे जो आपको ऐसे ही पढ़ा देते होंगे कि प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है, दूसरी अनुसूची में क्या लिखा गया, तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है, लेकिन वो इसके मुख्य पॉइंट को नहीं बता रहे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन अब जो हमारा कंपटीशन लेवल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें बच्चे बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन का मतलब जो स्तर है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ता जाता है। और जब बढ़ रहा है तो इसके क्वेश्चन में भी बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? पहले इनके आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन होंगे वो तो नहीं, थोड़ा मतलब हाई होगा। जैसे एकदम हाई तो नहीं करेंगे आपके लिए, जैसे ये इसमें बताया, इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा तीसरी अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान है। छोटे लेवल पे पूछ सकता है, लेकिन अगर आप जैसे मेंस में IAS पीसीएस ये सब के लेवल की तैयारी करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें ये पूछेगा कि तीसरी अनुसूची में किसके बारे में नहीं बताया गया, मतलब किसके शपथ ग्रहण के बारे में नहीं बताया गया है। तब आपको यहाँ जानना जरूरी है कि कौन कौन है जिनके बारे में शपथ ग्रहण के बारे में तीसरी अनुसूची में नहीं बताया गया है। तो कौन कौन है? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं। इनका जो विवरण है शपथ ग्रहण का वो तीसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है। अब देखिए हमारी जो चौथी अनुसूची है वो क्या है, हम यहाँ पे चौथी अनुसूची जानेंगे। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है, मतलब वहाँ पे कितनी सीटें होंगी इसके बारे में बताया गया है। तो आप सब इसे देखिए क्या लिखा गया है कि राज्यों एवं केंद्र शासित, या हम लिख सकते हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है यहाँ पे, या बांटा गया है, हम बोल सकते हैं सीटों का आवंटन। क्योंकि चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। ये हमारा क्या है? चौथी अनुसूची में है। अब हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है। यहाँ लिखते हैं पांचवी अनुसूची। तो देखिए जो हमारा पांचवी अनुसूची है उसमें बताया गया है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, कौन कौन है? उनके क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध हैं अनुसूचित जनजाति। अब देखिए आप सोचेंगे बस इनके बारे में ही क्यों बताया, क्योंकि आप जानते होंगे इनके बारे में कि ये सब बहुत पिछड़ा है, मतलब इनकी जो संख्या है वो भी कम है और पिछड़ी है इनके यहाँ, मतलब इनका जो विकास है बहुत कम स्तर पे हुआ है, मतलब हो रहा है। तो धीरे इसका स्तर बढ़ाने के लिए इसके लिए एक अलग से प्रावधान बनाया गया, एक अलग से समझिए संविधान में इनको जगह दी गई है कि पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, मतलब इनका जो प्रशासन संबंधी प्रावधान होगा वो इसके बारे में बताया गया है कि इनके लिए भी अलग से सब कुछ मतलब निर्धारित किए जाएंगे। ये सभी के बारे में यहाँ पे इनका मतलब इस अनुसूची में बताया गया है। ये हमारा क्या है? पांचवी अनुसूची। और ये बात एक जगह और लिखी गई है, ये जो बात है वो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 244 में है। तो पांचवी अनुसूची आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित यहाँ पे है पांचवी अनुसूची में बताया गया है। अब देखिए छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में उसमें बताया गया है जैसे जो मेघालय है इसमें अलग राज्यों के कुछ है यहाँ पे, जैसे असम, कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, आप जानते हैं असम क्या है? असम हमारा एक राज्य है। असम, मेघालय,
मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। तो आप सबको ये सब पता रहना चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। और क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय, कौन है? ये जनजातीय क्षेत्रों एवं प्रशासन। अब देखिए यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो मतलब थोड़ा उनका समझ इनका विकास जो है वो कम स्तर होता है, इसलिए इनके अलग से प्रावधान लिखा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो ये सब पॉइंट बस आपको याद करने की ज़रूरत है। देखिए हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं। यहाँ से पहली अनुसूची में क्या लिखा था? पहली अनुसूची में लिखा था कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के संबंधित है, 1 से 4 से संबंधित है, और भारत एवं राज्यों के नाम जो हैं और उनके शासन संबंधित कार्य जो होंगे और सीमाएं हैं, ये पहली अनुसूची में उल्लिखित है। अब बात करें दूसरी सूची में। दूसरी सूची में क्या बताया आपको? दूसरी सूची में है कि संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकार। यहाँ आपको दिखा दें, दूसरी सूची में क्या था कि संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान है। अब किन्हें वेतन और किनके बारे में प्रावधान है ये जान लीजिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उप सभापति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उप सभापति, इन सभी के वेतन भत्तों के बारे में दूसरी सूची में बताया गया है। अब बात करते हैं तीसरी सूची। तीसरी सूची में क्या है? पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ है, ये देखिए दूसरी में वेतन भत्ते हैं, तीसरी में शपथ है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे शपथ का उल्लेख है और इसमें किनका मतलब शपथ का उल्लेख नहीं दिया गया है। अब कौन कौन से हैं? एक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पता है तो उपराष्ट्रपति आपको पता हो जाएगा, और राज्यपाल, ये तीनों का इसमें प्रावधान नहीं दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि किस अनुच्छेद में है? अगर यहाँ पे नहीं तो कहीं तो होगा इनके बारे में। तो ये अनुच्छेद 60 में, ये 60 में, और यहाँ पे 69 में, और यहाँ पे 159 में बताया गया है अनुच्छेद। अब देखिए चौथी जो अनुसूची है इसमें क्या बताया गया है? चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सीटों का आवंटन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब पाँचवीं अनुसूची में क्या है? पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन समिति नियंत्रण कार्य जो है वो पाँचवीं अनुसूची में है। और छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित नियंत्रण वो कार्य वो हमारे किसमें है? वो हमारा छठी अनुसूची में है। अब हम बात करते हैं सातवां अनुसूची, जो कि इम्पोर्टेंट और इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि सातवीं अनुसूची में लिखा क्या गया है। सातवीं अनुसूची में लिखा गया है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य, क्या है? केंद्र आप समझते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र एवं वो वाला केंद्र वाला मत समझिएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे केंद्र और राज्य आप जानते हैं, केंद्र और राज्य मतलब अपने यहाँ के राज्य। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य विविध शक्तियों। अब देखिए यहाँ पे शक्ति के बारे में आप क्या जानेंगे? वो माता जी वाला शक्ति मत समझिएगा, यहाँ पे शक्ति दूसरा है, जैसे मतलब उन्हें किस क्षेत्र तक कौन से मतलब कार्य करना है, ये सभी। जैसे अब किसी को फांसी देना है तो राज्यसभा में मतलब ये हो सकता है कि किसी को फांसी दी जाए, नहीं तो वो हमारा केंद्र सरकार का है, तो हम उसको हाई कोर्ट में आप ऊपर मतलब भेजते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो हम नीचे कार्य करते हैं। तो ये जो हमारा इसमें बताया गया है कि जो सातवें सूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य विविध शक्तियों का बंटवारा है कि कौन किसके पास कितना रहेगा वो इसमें बताया गया है। अब इसमें कुल 3 सूचियां हैं। इसमें कुल कितनी है? इसमें कुल 3 सूचियां हैं। कौन कौन होगा, कौन कौन है यहाँ पे वो आपको पता ही होगा। पहला यहाँ पे है संघ सूची। कौन सा है? संघ सूची। इसमें कौन है? केंद्र सरकार। और दूसरा हमारा है राज्य सूची। इसमें कौन है? राज्य सरकार होगा, जो राज्य सरकार है वो होंगे यहाँ पे। और तीसरा हमारा है समवर्ती सूची।
अब देखिए राज्य और केंद्र तो होगा, तो इसमें कौन सा होगा समवर्ती सूची में? इसमें दोनों आएगा। कभी कभी आप ऐसा केस देखते हैं जिसमें पहले राज्य सरकार सॉल्व करती है, अगर नहीं हो पाता है फिर केंद्र सरकार, मतलब दोनों का प्रावधान है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे 7वें सूची में क्या लिखा है? 7वें सूची में लिखा गया है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विभिन्न शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति का बंटवारा 7वें सूची में। देखिए शक्ति, अब याद कर सकते हैं ट्रिक से कि शक्ति 7वीं, तो 7वें सूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें कौन कौन 3 सूचियाँ हैं? पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार और समवर्ती सूची मतलब दोनों। अब देखिए इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे पूछा जाता है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी सूची में कौन सा विषय है। अब देखिए संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। कुल कितना है यहाँ पे? कुल 100 विषय हैं। और पहले जो यहाँ पे थे वो 97 थे। पहले कितने थे? पहले 97 विषय इसमें थे, लेकिन अब जो है अब यहाँ पे कुल 100 विषय कर दिए गए हैं। और राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में 60 विषय हैं। अब देखिए यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है कि नहीं है? यहाँ पे संघ सूची में 100 रखा गया है, राज्य सूची में 60 रखा गया है। इन दोनों को देखिए अगर यहाँ पे 100 दोनों कर देते तो यहाँ पे बंटवारा नहीं होता, यहाँ पे तो इक्वल मतलब दी जा रही है। यहाँ पे देखिए कम और अधिक में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये बड़ा है इसलिए इसे अधिक दिया गया, ये कम है इसलिए इसे कम दिया गया। तो कौन कौन है? संघ सूची में 100 विषय हैं जो कि पहले 97 विषय थे। अब राज्य सूची में 60 विषय हैं, लेकिन इसके पहले कितने थे? इसके पहले 66 थे, मतलब 6 विषय और कम कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में क्या है? अब सोचेंगे समवर्ती सूची में तो दोनों होना चाहिए कि दोनों इसमें है, इसमें सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुल अब कितने हैं? इसमें कुल 52 विषय हैं, लेकिन पहले इसमें 47 विषय थे। कितने थे इसमें? पहले 47 थे, अब बढ़ा के 52 विषय इसमें कर दिए गए हैं। तो ये तो हमारा 7वें सूची में था। बस आपसे समझिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो आप बता देंगे कि 100 विषय हैं। और राज्य सूची में 60 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय थे। या पूछ सकता है थोड़ा अगर हाई लेवल पे जाए कि संघ सूची के विषय में पहले मतलब कितनी थी, तो आप बता सकते पहले 97 थी। राज्य सूची में पहले 66 मतलब 66 थी। और हम बात करते हैं मतलब समवर्ती सूची में 47 थी। तो ये पहले की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा 7वां अनुसूची है। अब हम आते हैं 8वां अनुसूची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी समझिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कौन सा है हमारा? 8वीं अनुसूची। यहाँ पे हम जानेंगे 8वीं सूची में क्या लिखा गया है। तो 8वीं सूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का, इसमें क्या है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का, भारत की 22, अब देखिए जो 22 भाषाएं हैं ये कभी काल आपसे पूछता है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं का उल्लेख है। यह आपसे पूछता है, मतलब कोई 4 भाषा दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में बताया गया है। तो भारत की मतलब है कुल 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। देखिए पहले क्या था? पहले यहाँ पे बात करते हैं तो मूलतः पहले 14 विषय थी। कुल कितनी थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन अब वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान देखिए अगर पूछेगा कि पहले कितनी थी तो पहले बताएंगे 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी है? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कुल कितनी है? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। अब हम ये देखेंगे कि 22 भाषाएं कैसे हुई हैं, मतलब 14 भाषाएं पहले थी अब 22 हो गई हैं। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है? इसमें कुल 8 की वृद्धि हुई है। अब 8 की वृद्धि है तो ये भी जानेंगे कि 8 कौन सी हैं और कब इनको बढ़ाया गया। तो ये चलिए हम जानते हैं। ये देखिए आपसे पूछ सकता है कि सिंधी जो भाषा है वो कब जोड़ी गई थी और कौन से संशोधन द्वारा? ये 1967 में, कब? 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। 22 भाषाओं में जो सिंधी है वो 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। अब दूसरा हमारा है कोंकणी। कौन सा है? कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। इन तीनों को 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा, कब?
71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को वो कब जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे कि 1992 में 71वां अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला हमारा देखिए है बोडो और डोंगरी बोडो और मैथिली संभाली। ये हमारा जो है 2003 में, कब, देखिए जल्द की बात है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा संविधान द्वारा किसे जोड़ा गया था। तो सिंधी को 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन द्वारा, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन द्वारा और बोडो डोंगरी मैथिली संभाली को 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पे कुल कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन अब इन 8 को जोड़ने से अब कुल कितनी भाषाएं हो गई, अब कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सी भाषा इसमें है और कौन सी नहीं है। तो ये तो हमारी जो 8 भाषाएं थी जो बाद में जोड़ा गया वो है 22 भाषाएं, लेकिन 14 भाषाएं कौन कौन थी ये हम आपको यहाँ पे बताती हैं। देखिए यहाँ पे कुल 22 भाषाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी। पहला यहाँ पे है असमी, फिर क्या है असमी, दूसरा है बांग्ला, तीसरा है गुजराती और चौथा है हिंदी, पांचवा है कन्नड़, छठवां है कश्मीरी, सातवां है कोंकणी और आठवां है मलयालम और नौवां यहाँ पे देखिए मणिपुर, 10वां मराठी, 11वां नेपाली, 12वां उड़िया जो कि उड़ीसा की भाषा है, 13वां है पंजाबी, 14वां है संस्कृत और 15वां है सिंधी, 16वां है तमिल, 17वां है तेलुगु और 18वां है उर्दू, 19वां यहाँ पे बोडो है और 20वां मैथिली है और 21वां संथाली है और 22वां क्या है डोंगरी। ये हमारे कुल यहाँ पे 22 भाषाएं हैं जिनको मतलब एक बार सोच ले कि इसमें देखिए एक बात और है, इसमें पूछा जाता है कि क्या इंग्लिश हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर नहीं, इसमें इंग्लिश जो है वो अंग्रेजी मतलब 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है। इसमें देखिए कहीं 22 भाषाओं में से अंग्रेजी का प्रावधान यहाँ पे नहीं है कि अंग्रेजी कोई भाषा यहाँ पे लिखी गई हो। अब देखिए हमारी 9वीं अनुसूची, अब देखिए यहाँ पे जो 8 अनुसूची थी ये हम आपको बता दिए। अब जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो क्या है, 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन संबंधित कानून, ये हमारी 9वीं अनुसूची में है। अब ये कब जोड़ा गया, जो 9वीं अनुसूची है इसे कब जोड़ा गया, तो ये प्रथम संशोधन था। अनुसूची में क्या था, ये प्रथम संशोधन था। पूछा था कि प्रथम संशोधन कौन सा था, तो आपको बताना चाहिए कि प्रथम संशोधन हमारी 9वीं अनुसूची था जिसमें लिखा था जमींदारी उन्मूलन संबंधित कानून। प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी द्वारा और अनुच्छेद जो है 318 के तहत जोड़ी गई। किसके तहत, अनुच्छेद 318 के तहत इसको जोड़ा गया है। प्रथम संशोधन 1991 ईस्वी में अनुच्छेद 318 के तहत इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अब बात करती है यहाँ पे कि इसमें रखे गए जो कानून हैं, इसमें जो रखे गए कानून हैं, कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। इसमें जो कानून है वो कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। जो कानून संबंधित इसमें कार्य होंगे वो इसमें नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या है कि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी के बाद रखे गए कानूनों की समीक्षा की जा रही है। और इसमें कब से जो मतलब बदलाव हुआ तब से कब से लेकर इसमें क्या हो रहा है कि कानूनों की समीक्षा की जाए, तो 24 अप्रैल 1973 ईस्वी में। कब, 24 अप्रैल 1973 ईस्वी में यहाँ पे क्या हुआ था, 1973 ईस्वी के बाद रखे गए जो कानून हैं, कानूनों की समीक्षा की जा रही है, कानूनों की समीक्षा की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 9वीं सूची में क्या है, 9वीं सूची में लिखा है कि जनजातीय और 9वीं सूची में लिखा है कि जमींदारी उन्मूलन संबंधित कानून है। और ये मतलब किस अनुच्छेद के तहत है, ये अनुच्छेद 318 के तहत जोड़ा गया है 1991 ईस्वी में। दूसरा यहाँ पे क्या है कि
यहाँ पे दूसरे में क्या है कि प्रथम, मतलब दूसरे में लिखा गया है कि ये 24 अप्रैल 1973 है कि बाद रखे गए कानूनों के संबंधित, यहाँ पे क्या होंगे, संबंधित की जा रही है। ये तो हमारा क्या था यहाँ पे 9वीं अनुसूची। ऐसे ही बात करते हैं जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या बताया गया और किसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में बताया गया है दल बदल रोधी कानून। कौन सा इसमें, दल बदल रोधी कानून। अब देखिए यहाँ पे दल बदल रोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया 10वीं सूची में क्या है। 10वीं सूची में लिखा गया दल बदल के रोधी कानून है और 52वां संविधान 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। अब हम बात करते हैं जो हमारा 11वां अनुसूची है वो क्या है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में लिखा गया है पंचायती राज। आपको ये अलग अलग लगा होगा क्योंकि देखिए इसे जल्द ही इसमें जोड़ा गया है पंचायती राज। और क्या है, पंचायती राज होगा। अब 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकार एवं जिम्मेदारियां, मतलब पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारियां। यहाँ पे क्या है, तो 11वीं अनुसूची में लिखा गया है पंचायती राज के बारे में बताया गया है और पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार एवं जिम्मेदारियाँ मतलब है वो बताया गया है। और ये कब है, ये 73वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं सूची में ये प्रावधान लाया गया था। अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची जो सबसे लास्ट है। ये क्या हमारा अंतिम है 12वीं अनुसूची। इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया है न्यायपालिका की शक्तियाँ। किसके बारे में प्रावधान है, न्यायपालिका की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारियाँ, विषय, जिम्मेदारियाँ, विषय और जिम्मेदारियाँ हमारे विषय कितना होता है 18। तो आपको देखिए बस ये जानना जरूरी है कि 12वीं अनुसूची में क्या है, न्यायपालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार, संबंधित जिम्मेदारियाँ, ये सभी क्या है 12वीं अनुसूची में है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन। कब, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये हमारा क्या है, ये हमारा 74वां संविधान संशोधन जो रहा है जो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो थे वो आपको बता ही दिए कौन 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 थे। यहाँ पे न्यायपालिका की शक्तियाँ का जिम्मेदार राज्यपाल है। आगे देखिए ये हमारी टोटल थी 12वीं अनुसूची। अगर मेरे पास यहाँ पे रिवीजन करना चाहें तो बता दें आपको पहला में क्या था, पहला में हमारा था यहाँ पे कि ये अनुच्छेद 1 से 4 तक के संबंधित भारत एवं राज्य संघ शासित क्षेत्रों के नामों और सीमाओं और न्यायिक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में है वेतन भत्ते के संबंधित है। अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में ये प्रांतीय के संबंधित है। और अनुच्छेद 4 में जो है वो लिखा है सीटों का आवंटन, यहाँ पे अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में केदारनाथ बद्रीनाथ, सॉरी यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में लिखा गया अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के जो संबंधित कार्य हैं वो हमारे किस में है, वो हमारे अनुसूची
5वीं अनुसूची में है। 6वीं में क्या था? 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान थे। 7वीं में थे और 6वीं में थे और 7वीं में था 7वीं मतलब शक्तियाँ। 7वीं मतलब शक्तियाँ और इसमें शक्तियों का प्रावधान है केंद्र और राज्य के। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, कौन सी भाषा किसकी होगी। कुल यहाँ पे 22 भाषाएं हैं, जो पहले मतलब 14 थी, फिर इन्हें 8 में और जोड़ दिया गया। अब कुल कितनी है? अब कुल यहाँ पे 22 भाषाएं हो गई। 9वीं अनुसूची में बात करते हैं तो 9वीं सूची क्या है? जमींदारी उन्मूलन संबंधित कार्य, ये 9वीं अनुसूची है। और यहाँ पे देखिए 10वीं जो अनुसूची है उसमें लिखा गया है दल बदल रोधी कार्य। 12वां संविधान संशोधन 1985 के रूप में इसे जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में है पंचायती। और यहाँ पे क्या है? सिक्किम। ये सभी क्या है? ये सभी यहाँ पे क्या है? 11वीं सूची है। और 12वीं अनुसूची में लिखा गया है न्यायपालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ। ये हमारी कुल 12वीं अनुसूची 12 अनुसूची हो गई जिनको आपको समझना है। आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम बताएं वो समझ में आएगा, क्योंकि देखिए 12 अनुसूची आप रट तो लेंगे, आपको याद भी जाएगा, लेकिन उसके बेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब पहले जैसे नहीं पूछे जाते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है, द्वितीय अनुसूची में क्या लिखा गया। अब उससे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है, तो आपको हर एक क्षेत्र में उसमें जानना ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।